ये है इंडिया, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश। टाइम के साथ साथ ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से इंडिया में कई सारी प्रॉब्लम्स भी पैदा हुई हैं, जैसे कि जॉब्स की कमी होना, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर पड़ना, अर्बन ओवरक्राउडिंग का होना और क्वालिटी एजुकेशन का कॉम्प्रोमाइज होना। लेकिन क्या होगा अगर इंडिया की पॉपुलेशन एकदम से बढ़नी बंद हो जाए या स्लो हो जाए? क्या ऐसे केस में हम इन सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करके एक ऐसा देश बना पाएंगे जहां पर रिसोर्सेज को ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जाए और हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ना शुरू करें जो कि ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा बैलेंस्ड हो? इस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब पाने के लिए चलते हैं जापान की तरफ, क्योंकि जो सिचुएशन हम सिर्फ सोच रहे हैं, आज जापान एक्चुअल में उस सिचुएशन को फेस कर रहा है। जापान, जो कि इकोनॉमिकली एक एडवांस्ड देश है, यहाँ की पॉपुलेशन 2018 में 126.8 मिलियन से कम होकर 2025 में लगभग 122 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इस लिस्ट में आप देख सकते हो कि आज जापान उन देशों में से एक बन चुका है जिनका बर्थ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा कम है, यानी कि जहां पर नए बच्चे सबसे ज्यादा कम पैदा हो रहे हैं। और इसी वजह से जापान को बिजनेसेस और सोसाइटी दोनों फ्रंट्स पर काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर वर्क फोर्स भी कम होती जा रही है और कस्टमर बेस भी कम होता जा रहा है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जापान की सिर्फ इन 2 प्रीफेक्चर्स में ही पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई है और बाकी 45 प्रीफेक्चर्स में पॉपुलेशन ग्रोथ लगातार कम होती जा रही है। प्रीफेक्चर मतलब जैसे इंडिया में यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स होती हैं, वैसे जापान में प्रीफेक्चर होती हैं और जापान में टोटल 47 प्रीफेक्चर हैं। जनवरी 2023 में इन्होंने जापान के डिक्लाइनिंग बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन को लेकर ये कहा था कि आज जापान एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है जहां पर हमें ये डिसाइड करना होगा कि क्या हम एज अ सोसाइटी आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। 2020 में IMF ने ये प्रेडिक्ट किया था कि जैसे जैसे जापान की पॉपुलेशन कम होती जा रही है तो ऐसे में टैक्स देने वाले लोगों की संख्या कम होती जाएगी और बूढ़े हो रहे लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने वाले सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स जैसे कि हेल्थ बेनिफिट्स और पेंशन वगैरह का जो खर्चा है वो लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि जापान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पर ज्यादातर लोग 85 से ज्यादा ही जीते हैं, लेकिन इसी वजह से जापान में एजिंग पॉपुलेशन का क्राइसिस काफी ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल 2024 में जापान में 65 साल या उससे ज्यादा की एज के लोग जापान की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 30% हिस्सा कवर कर रहे थे। ओके, तो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 2022 में जापान में काफी सारे बिजनेसेस, खासतौर पर स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज ऐसी थी जो कि 70 साल से ऊपर के एम्प्लॉयज को भी काम पर रख रही थी। अब सोचिए कि ये कितनी अमेजिंग बात है कि 70 की उम्र के बाद भी लोग काम कर रहे हैं और कंपनीज उन पे रिलाय भी कर रही हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि जापान में बच्चे पैदा ना करना या कम बच्चे पैदा करना, जो ये ट्रेंड है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month. आपको 1973 के ऑयल क्राइसिस के बारे में पता है? जब अरब इजराइल योम किपुर वॉर के दौरान अमेरिका और अमेरिकन एलाइज इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे और उसी वजह से ओपेक कंट्रीज ने इनको ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था और फिर उसी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस 4 गुना तक बढ़ गए थे और वर्ल्ड इकोनॉमीज पूरी तरह से हिल चुकी थी। लेकिन उस ऑयल क्राइसिस ने जापान को काफी डिफरेंटली हिट किया। जापान क्योंकि लगभग 100% ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन अब जब ओपेक कंट्रीज ने इनको ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तो जापान में एनर्जी कॉस्ट काफी बढ़ गई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लो हो गया, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ने लगी और जापान के आम लोगों ने उस महंगाई वाली सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए अपने परिवार को बड़ा करने के डिसीजंस को, यानी शादी करने के डिसीजंस को पोस्टपोन करना शुरू कर दिया और जिनकी शादियां हो चुकी थी उन्होंने कम बच्चे पैदा किए या बच्चे पैदा ना करने का डिसीजन लिया और इसी वजह से जापान का फर्टिलिटी रेट 2.1 से भी नीचे चला गया, जो कि आज तक 2.1 से ऊपर नहीं आ पाया। लेकिन ये 2.1 क्या होता है? ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का स्टैंडर्ड होता है, यानी एक कपल को फ्यूचर में रिप्लेस करने के लिए उनके 2 बच्चे होने चाहिए, बेटा या बेटी या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन, ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल या सस्टेन रहे। आज जापान लो बर्थ रेट
और बढ़ती हुई एजिंग पॉपुलेशन की वजह से सिर्फ शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स का ही सामना नहीं कर रहा, बल्कि ये डेमोग्राफिक क्राइसिस आज जापान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक सीरियस और लॉन्ग टर्म थ्रेट बन चुका है। क्योंकि एक तरफ जापान में बूढ़े लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ जो यंग वर्कफोर्स है वो कम होती जा रही है, और इस वजह से जापान की सिर्फ इकोनॉमी ही स्लो नहीं हो रही, बल्कि मिलिट्री रिक्रूटमेंट और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस भी डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है। 2023 में जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स ने ये ओपनली एक्सेप्ट किया था कि उनको नए जवान रिक्रूट करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एलिजिबल यूथ की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे किसी देश की इकोनॉमी रूरल से अर्बन की तरफ शिफ्ट होती है, वैसे वैसे वहाँ का जो बर्थ रेट होता है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अब यही सेम चीज जापान में भी हुई, लेकिन ज्यादा सीवियर लेवल पर। और इसके पीछे रीजन ये है कि जब विलेजेस में रहने वाले लोग शहरों में शिफ्ट होते हैं फॉर ब्राइट फ्यूचर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज, तो शहरों की तेज रफ्तार वाली जिंदगी और महंगा लाइफस्टाइल एक मेन रीजन बन जाता है, जिसकी वजह से वो लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। ये मुझे एक आर्टिकल मिला है जिसमें बताया गया है कि 2014 में जापान में 20 से 48 के एज ग्रुप की औरतों में से 47% औरतें ऐसी थी जिन्होंने कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया। तो चलिए अब बात करते हैं जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए गए टैक्स रेवेन्यू के बारे में और सोशल एक्सपेंडिचर के बारे में। 1970s में जापान में सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का लगभग 6% था, जो कि 1989 में बढ़कर लगभग 18% तक पहुंच गया। अब 2024 की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जापान का टोटल टैक्स और बाकी रेवेन्यू का अमाउंट लगभग 70 ट्रिलियन येन था, जबकि टोटल एक्सपेंडिचर लगभग 112.6 ट्रिलियन येन, और इसमें से लगभग 33.5% शेयर सिर्फ सोशल सिक्योरिटी पर खर्च किया गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग सिर्फ पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर की वजह से ही जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ अगले 40 साल तक हर साल एवरेज 0.8% पॉइंट के हिसाब से स्लो होती जाएगी। जापानीज लॉ मेकर्स इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है कि जब देश का टैक्स बेस श्रिंक हो रहा है और वर्किंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है, तो ऐसे में जापान को अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन और नेशनल ग्रांट स्ट्रेटेजी को फंडामेंटली रीथिंक करना पड़ेगा। और जापानीज लॉ मेकर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे डेमोग्राफिक डिक्लाइन के दौर में क्या जापान अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को डिफेंड कर पाएगा, और क्या जापान इंडिया और चाइना जैसी राइजिंग पावर्स के बीच में एक रिलेवेंट और इन्फ्लुएंशियल जियोपॉलिटिकल फोर्स बनकर रह पाएगा। क्योंकि अगर जापान ने अपने स्ट्रेटेजिक विजन को रीअलाइन नहीं किया, तो आने वाले टाइम में जापान एक ऐसी इकोनॉमिक पावर बनकर रह जाएगा जिसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस धीरे धीरे फेड हो सकता है। अगर सही तरीके से पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बनाई जाएं और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो आज का एजिंग जापान अपनी इकोनॉमी के कई सारे एरियाज में काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। और पॉपुलेशन क्राइसिस की प्रॉब्लम में इंडिया जैसा देश जापान के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि इंडिया की जो मीडियन एज है वो 30 साल से भी ज्यादा कम है, और इंडिया हर साल अपनी वर्किंग एज पॉपुलेशन में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐड कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में स्ट्रक्चरल अंडर एम्प्लॉयमेंट और स्किल मिसमैच की वजह से इंडिया को अपनी टैलेंटेड वर्कफोर्स को होल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी ब्रेन ड्रेन। और यहीं पर इंडिया और जापान के लिए एक विन विन अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। इंडिया के पास एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी लेबर है और जापान के पास उस लेबर की डिमांड है। फिलहाल इंडिया और जापान के बीच में एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की प्लानिंग चल रही है जिसमें इंडियन यूथ घर पर बैठे ही जापान के लिए काम कर सके, यानी रिमोट वर्क को फुल सिस्टम का पार्ट बनाया जा सकता है। इंडियन स्किल्ड वर्कर्स को जापान में जॉब करने के लिए जो पेपर वर्क करना पड़ता है, यानी वीजा से लेकर किसी भी तरह का पेपर वर्क, उसको सिंपल और आसान बनाया जा सकता है। और एक गेस्ट मॉडल भी डेवलप किया जा सकता है जिसमें टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंडिया और जापान के बीच में वर्क फोर्स को एक्सचेंज किया जा सके। बाय द वे, इंडिया और जापान 2021 में ऐसा ही एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी बना भी चुके हैं। 18 जनवरी 2021 को इंडिया और जापान ने स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के अंडर एक MOU साइन किया था, जिसके थ्रू इंडियन वर्कर्स जो कि अगर जापानीज लैंग्वेज
और स्पेसिफिक स्किल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो वो जापान के इन 14 की सेक्टर्स में जॉब्स कर सकते हैं। अभी तक स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर फ्रेमवर्क के थ्रू पूरी दुनिया से लगभग 2 लाख फॉरेन वर्कर्स जापान में जाकर काम कर रहे हैं। 2023 में जापान में डायरेक्शन ऑन स्ट्रेटजी फॉर चिल्ड्रंस फ्यूचर नाम का एक प्लान बनाया गया, जिसका मोटिव था बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए उनकी एजुकेशन, हेल्थ और ओवरऑल डेवलपमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। इस प्लान के अंडर बच्चों के माँ बाप को गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिए गए ताकि वो अपने बच्चों को आसानी से पाल सकें, और साथ ही में गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए भी एनकरेज किया गया ताकि बर्थ डिक्लाइन को रोका जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं जापान की रिटायरमेंट एज के बारे में। जापान में भी इंडिया की तरह ऑफिशियल रिटायरमेंट एज 60 साल ही है, लेकिन वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होने की वजह से 2021 में जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा बिजनेसेस को एनकरेज किया गया कि वो अपनी कंपनीज में एम्प्लॉयज को 65 से 70 की एज तक जॉब करने का ऑप्शन प्रोवाइड करें, चाहे उनको रीहायर करें या उनसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम लें। मेजी यासुदा जैसी लीडिंग फर्म्स ने तो कंपलसरी रिटायरमेंट एज को 70 तक शिफ्ट कर भी दिया है। बाकी जापान में 1/3 कंपनीज ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज को रीहायरिंग प्रोवाइड कर चुकी है, यानी कि 60 की एज के बाद भी। हालांकि जापान ने यंग फॉरेनर्स को हायर करना शुरू कर दिया है, लेकिन इनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जो कि फुल स्केल इमिग्रेशन को एक्सेप्ट करने की बजाय टेम्परेरी फॉरेन एम्प्लॉयमेंट ही अलो करती है। जब किसी देश में लोग ज्यादा जीते हैं और नए बच्चे कम पैदा होते हैं या लगभग पैदा होने बंद ही हो जाते हैं, तो टाइम के साथ साथ वो देश एक टाइम बॉम्ब की तरह बन जाता है। जापान के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो बर्थ रेट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये तीनों चीजें मिलकर जापान को एक ऐसे डेमोग्राफिक वोल्केनो के एज पर ले आई हैं जहां से वापस जा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जापान का एजिंग क्राइसिस एक एक्सपेरिमेंट की तरह है या फिर एक केस स्टडी जो ये एक्सप्लेन करती है कि मॉडर्न सोसाइटीज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कैसे और कितना अडेप्ट कर सकती हैं। और इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम सिर्फ जापान का फ्यूचर ही नहीं डिसाइड करेगा, बल्कि यहाँ पर यह भी डिसाइड होगा कि जापान के द्वारा अपनी डेमोग्राफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किए जा रहे सोल्यूशंस बाकी एजिंग नेशंस के लिए एक ब्लूप्रिंट साबित होंगे या फिर एक वार्निंग साइन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।